हरियाणा के चुनाव की बात मैं करूं अमित भाई, तो इस बार मुकाबला तो है और मुझे लगता है कि बीजेपी को 7 सीटें। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जो है इस पर टफ फाइट जरूर है, हिसार में भी टफ फाइट है, सोनीपत में टफ फाइट चल रही है। मतलब कहीं कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। मुझे कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को जो मुझे सीटें मिलती दिख रही है उनमें रोहतक कन्फर्म सीट है, सिरसा कन्फर्म सीट है और तीसरी सीट सोनीपत वाली सीट मुझे लग रही है कांग्रेस को जाएगी। मुझे लगता है कि इस बार जो सिरसा की जो सीट है पूरे हरियाणा की 10 सीटों में शैलजा सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली। ऐसा नहीं कांग्रेस की कोई लहर है, लहर नहीं है, लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है और कोई बात नहीं है। और राव साहब जो है ना वो अभी ठीक ठाक मार्जिन से गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाए। मेरा ये अनुमानिक 80,000 से नीचे ये जीत नहीं। अब आप कह रहे हैं कि करीब 7 लाख, कहीं ना कहीं कैप्टन के लिए भी सेटबैक है कि 7 लाख राज बब्बर को, वो यहाँ पर लोकल नेता थे, बावजूद उसके 5 लाख वोट पूरी नहीं ले पाए थे। 2 लाख वोट ज्यादा मिलना राज बब्बर को, क्या कैप्टन के लिए भी खतरे की घंटी है? पटौदी विधानसभा जो है ना वो हमेशा ही बीजेपी को वोट ज्यादा देती। अच्छा, एक बात कर रहे थे, 9 विधानसभा में सबसे अव्वल आपके हिसाब से जो राव के साथ कौन सा विधानसभा सीट ऐसी है जो सबसे ज्यादा मुखर होकर खड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको? पटौदी है, उसमें नो डाउट। तो पटौदी विधानसभा ऐसी होगी जो वोट परसेंट में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को देगी। जब मोदी गुरुग्राम लोकसभा की बात करें, मोदी बड़ा फैक्टर या राव बड़ा फैक्टर? नहीं, यहाँ गुड़गांव की बात अगर मैं करूँ तो दोनों ही बातें हैं। राव जी का भी एक बड़ा फैक्टर है और मोदी जी का फैक्टर है। गुड़गांव सीट हरियाणा की सबसे सेफ सीट है बीजेपी। तो अगर इसमें रिजल्ट बदलता है तो फिर तो बहुत ही आश्चर्य की बात होगी। राव साहब कितने वोट से लीड करें, मिनिमम कितने से? मेरा ये मानना है कि मिनिमम जो है ना वो 80-90 हजार की लीड तो है ही है, जब ये भिवानी से 40 हजार की लीड उनकी धर्मवीर की आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धर्मवीर जी चुनाव जीत रहे हैं और जीत का मार्जिन अधिक नहीं है। सारे कैंडिडेट पूरे इंडिया की बात, भारत की बात मैं करूँ तो कैंडिडेट जो चुनाव जीत के आ रहे हैं, जो 20 सीटें जो बीजेपी की आएंगी वो मोदी फैक्टर की वजह से ही आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। हरियाणा में 25 मई को तमाम 10 लोकसभा सीट के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर हार जीत किसकी होगी। सीधे तौर पर मुकाबला इस बार देखा गया कि कांग्रेस और बीजेपी में, और वोट डिवीजन नहीं हुआ। ऐसे में टफ मुकाबला हर सीट पर बताया जा रहा है। कितना टफ होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, सैफोलॉजिस्ट चौधरी चरण सिंह, जो कि एडवोकेट है और लगातार हमने बीते सालों के कई सालों का अनुभव साझा करते, तो लगातार जब इनसे हमने चर्चा की है तमाम बार अधिकतर जो इनका डेटा आता है कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। ऐसे में इसी चर्चा के लिए आज हमने इनको आमंत्रित किया और इसी जानेंगे आखिर पूरे हरियाणा में जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि आखिर किसको कितनी सीट मिले। चौधरी साहब आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। किस तरह से देखते हैं पूरे हरियाणा को आप? हरियाणा के चुनाव की बात मैं करूं अमित भाई, तो इस बार मुकाबला तो है, लेकिन बीजेपी जो है वो हरियाणा में अभी भी बहुत अच्छी तरह मजबूत है और मुझे लगता है कि बीजेपी को 7 सीटें मिलेंगी। अगर सीट वाइज में बात करूं तो बीजेपी की जो कन्फर्म सीट मुझे लग रही हैं उनमें सबसे पहले गुड़गांव सीट, करनाल, फरीदाबाद, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जो है इस पर टफ फाइट जरूर है, लेकिन बीजेपी मुझे मजबूत लग रही है, बीजेपी का एज है। हिसार में भी टफ फाइट है लेकिन बीजेपी का एज है। सोनीपत में टफ फाइट चल रही है लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस का एज है। मतलब कहीं कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है? मुझे कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। जहां मैं एज बता रहा हूँ वहां वो पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है जी। कांग्रेस को जो मुझे सीटें मिलती दिख रही हैं उनमें रोहतक कन्फर्म सीट है, सिरसा कन्फर्म सीट है और तीसरी सीट सोनीपत वाली सीट मुझे लग रही है कांग्रेस को जाएगी। एक चर्चा ये भी चली, मार्जिन जब हमने 7 और 3 का रेशियो बता दिया कि 7-3 कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल रही है और जो 3 सीट कांग्रेस और 7 बीजेपी, तो मार्जिन कहाँ पे लग रहा है कि सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन जीत रहा है? मुझे लगता है कि इस बार जो सिरसा की जो सीट है उस सीट पे हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन होगा। कहीं ना कहीं शैलजा सबसे ज्यादा, शैलजा जो है वो सिरसा से सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे। पूरे हरियाणा की 10 सीटों में शैलजा सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली। वही क्योंकि करनाल सीट पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब लड़ रहे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? करनाल सीट पिछली बार जो ना मैंने बताई थी टॉप मार्जिन थे वो रही भी थी, लेकिन इस बार वो बात नहीं है। इसको आप एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं। अदरवाइज करनाल सीट में भी मार्जिन बहुत होता, लेकिन अब भी जो है ना खट्टर साहब आराम से जीत रहे हैं। 1-1.5 लाख के मार्जिन से खट्टर साहब चुनाव जीत जाएंगे। हरियाणा की बात कर ले तो गुरुग्राम लोकसभा सीट एनसीआर का हिस्सा और कमाम की 25,74,000 से ज्यादा मतदाता है और हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। आप इसको किस तरह से देखते हो कि दावा किया जा रहा था, राव समर्थक थे कि अब की बार रिकॉर्ड मतों से वो जीत दर्ज करेंगे, आखिर क्या वजह रही कि अब हार जीत का अंतर कम होता दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें जो हार जीत का जो अंतर जो कम हो रहा है इसका सीधा सीधा कारण है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि 10 साल से स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है
और 10 साल से केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं कांग्रेस की कोई लहर है, लहर नहीं है, लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है और कोई बात नहीं है। और राव साहब जो है ना वो अभी ठीक ठाक मार्जिन से गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाएंगे। गुरुग्राम लोकसभा सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब गुरुग्राम लोकसभा सीट की हर कोई जानना चाहता है कि मेवात की कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ हमेशा ही दिखाई दिया है, और इस बार जाट और एससी कहीं ना कहीं एक समीकरण ऐसा बनता है जो जाट, मुस्लिम और एससी क्यों कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत खासकर बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस पूरे समीकरण को किस तरह से देखते हैं और कितना, क्योंकि एक पंजाबी समुदाय से राज्य पर कांग्रेस प्रत्याशी थे, उसमें भी कहीं ना कहीं डेंट लगने की बात करी जाए, तो आप किस तरह से आकलन करते हैं पूरे समीकरण का? देखिए, जो मेवात का जो इलाका है, जो मेव माहौल इलाका है, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले बार भी ऐसा ही रहा था और इस बार भी वैसा ही रहेगा। वहाँ से पिछले बार 1,88,511 वोट के लगभग लीड आई थी कांग्रेस की। इस बार भी वो लीड उतनी ही होगी, यानी उतनी परसेंटेज के हिसाब से होगी, और मुझे लगता है कि वो लीड जो है ना वो 2 लाख पे जाए। अपनी बात करता हूँ 5 जो हिंदू असेंबली इनको कह सकती है इनकी, तो इनमें जो आप जो कह रहे हो ना जाट, ये ऐसा नहीं है, मैं किसी बिरादरी की बात नहीं करूँगा, हर बिरादरी में से सभी को वोट मिलता है। नहीं, लेकिन चौधरी साहब, जाट अब की बार पूरी तरह से मुखर होकर, और एससी मतदाता जो था पूरी तरह से मुखर होकर आ गया है, और कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध था। किसान आंदोलन की बात करें, तमाम इस तरह के मसले थे कि वो उनके कहीं ना कहीं विरोध था, तो वो पूरे हरियाणा में भी असर दिखा और कहीं ना कहीं गुरुग्राम लोकसभा में भी इसका देखने को मिला। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, ये ठीक है बात कि जाट और एससी में दिखा, लेकिन उसी वजह से जो है ना हमने इनका जो वोट परसेंट जो था, जो 5 जो विधानसभा थी पिछले बार, उसमें 77-78% के लगभग जो है ना राव को वोट मिला था। इस बार मेरा ये अनुमान है कि इन 5 विधानसभा से 60% वोट फिर से राव साहब को मिलने जा रहा है। और अगर आप बहुत कम 18% का डेंट, हाँ, अगर बहुत कम भी मान लें तो 58 से नीचे ये मुझे नहीं लग रहा। और कांग्रेस की मैं बात करूँ तो 5 विधानसभाओं से कांग्रेस को पिछली बार 20% वोट मिले थे। इस बार वो एंटी इनकम्बेंसी कह लो या जो आप कह रहे हो उसको भी मान लें, तो उसी वजह से जो है ना मुझे लगता है कि 30-32% पे कांग्रेस चली जाएगी इन 5 हिंदू असेंबली से। और इस मार्जिन को देखते हुए मेरा ये अनुमान है कि जो 5 हिंदू असेंबली होंगी इनमें 3 लाख की मिनिमम लीड जो है ना वो राव जी की आएगी, और उधर से 2 लाख की लीड आएगी, और इसमें से आप ये 2 लाख माइनस कर लो, ये 1 लाख की लीड जो है ना वो बरकरार रहने वाली है। और ये चुनाव मेरा अनुमान है कि 80,000 से 1,20,000 तक राव जी कंफर्टेबल मार्जिन से जीत जाएंगे। और मैं आपको वोट बता दूं, पिछली बार मैंने 490 से 5 लाख वोट कांग्रेस को दिए थे, 495 आए थे। इस बार मैं 6,80,000 से 7 लाख वोट कांग्रेस को दे रहा हूँ। मेरा ये अनुमान है, आप जिस दिन रिजल्ट आए देख लेना, लगभग यही रहेगा। परसेंटेज में बताऊँ आपको, 43% कांग्रेस ओवरऑल, सभी 9 के 9 विधानसभा बात करने, ठीक है, और 50% बीजेपी ±2%, क्योंकि इसमें सही डेटा आपको, अब तो पत्रकार साथी यहाँ ये डेटा मिल नहीं पाता है। इसमें एक बात और भी है कि हम जो ये मान रहे हैं ना 15,63,000, ये 15,63,000 नहीं, ऊपर जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे वोट गाँव में, आपने पता है शहर में भी जो पोलिंग पुस्तक नहीं जा सके उनके डलवाए गए हैं, और बैलेट पेपर के वोट और भी आते हैं, तो ये ऊपर जाएगा। और जब ऊपर जब जाएगा तो ये जो है ना ±2% का मैंने मार्जिन पहले बता दिया, यही मार्जिन रहने वाला है। 80,000 से 1 लाख, मैं मैक्सिमम को नहीं देखता हूँ कभी भी जीत को, मैं ही देखता हूँ मिनिमम जीत कितनी हो रही है। तो मेरा ये अनुमान है 80,000 से नीचे ये जीत नहीं होगी, मतलब कम से कम आप 80,000 जीत, हम मिनिमम लीड जो है 80,000 की होगी ही होगी। एक अब आप कह रहे हैं कि करीब 7 लाख, कहीं ना कहीं कैप्टन के लिए भी सेटबैक है कि 7 लाख राज बब्बर को, वो यहाँ पर लोकल नेता थे, बावजूद उसके 5 लाख वोट पूरी नहीं ले पाए थे। 2 लाख वोट ज्यादा मिलना राज बब्बर को, क्या कैप्टन के लिए भी खतरे की घंटी है? नहीं, ये किसी को खतरे की या उसकी बात नहीं है इसमें। ये तो अगर कैप्टन साहब भी होते तो मेरा ये मानना है कि कैप्टन साहब दोनों राज बब्बर जी से ज्यादा वोट लेते, हरा भी सकते थे, राज बब्बर से ज्यादा वोट लेते। नहीं है, मैं इस बारे में तो नहीं कहूँगा हरा सकते, मुझे नहीं लगता कि चुनाव का रिजल्ट को बदलता, रिजल्ट तो यही रहना था, लेकिन वो राज बब्बर जी से ज्यादा वोट लेते। सब अपने अपनी तरह से अनुमान लगा रहे हैं, और कांटे का मुकाबला हो सकता था, और कांटे का मुकाबला हो सकता था। और क्योंकि राज बब्बर जी चाहे कुछ भी हो, वो बाहर से आए हैं, उनका इतना वो नहीं था, वो नुकसान झेलना पड़ा कांग्रेस को, नुकसान झेलना कांग्रेस को पड़ा है। और जो वोटिंग परसेंट की अब भी बहुत साथी आप पूछ रहे हैं, अब वोटिंग परसेंट मेवात में भी कम रही है, यहाँ भी कम रही है, तो जो वोटिंग परसेंट वो लगभग नफा नुकसान दोनों को बराबर है, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी। गुरुग्राम लोकसभा की बात करने, बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा है, 4,94,000 बादशाहपुर विधानसभा में, 4,24,000 गुरुग्राम लोकसभा में। कहीं ना कहीं वोटिंग जो परसेंटेज डाउन जाना, वो आप किस तरह से देख, किसको डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है? बीजेपी को एज मिलेगा या फिर कांग्रेस को?
नहीं, मेरा ये मानना है कि इसको आप बराबर समझें। जो वोटर निकल के नहीं गया, मतलब एक आम जो है, वो जो सोच हमारी है, उसमें ये होता है कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध, यानी जब ज़्यादा वोटिंग होती है, बम्पर वोटिंग, तो वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहा है वोट। तो ये तो कम हुई है ना, तो ये तो सत्ता पक्ष के पक्ष में समझो आप। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में ये हुआ है। बहुत सारे जो थे ना, उनको मतलब चुनाव में बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सारे लोग जो है ना, दोनों पार्टी को बराबर सही समझते हैं कि ऐसा ही वो है, ऐसी वो पार्टी है, तो वो इंटरेस्टेड लोग नहीं थे। और गुड़गांव और बादशाहपुर में हमेशा पोलिंग कम रहती है। वहाँ के कारण हो रहा है कि वो एससी में रहने वाले लोग हैं, बाहर नहीं निकले, वो इतनी धूप में नहीं गए। और जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो वोटिंग का जो कम रहा, उसका कारण केवल गर्मी है। गर्मी की वजह से नहीं निकले। अगर ये चुनाव अप्रैल में होता, मार्च में होता, क्योंकि पहले हरियाणा में जो चुनाव हुए वो मार्च अप्रैल में यहाँ का फेज आ जाता था, तो वोटिंग परसेंट जा जाता था। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान झेलना पड़ा है गर्मी नहीं, उसका नुकसान, मैं किसी पार्टी को नुकसान फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सोच रही है पार्टी, हमें फायदा हमें नुकसान, सबका बराबर है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं है। हाँ, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो इस सीट के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो बम्पर थोड़ी वोटिंग हुई है, उसमें कांग्रेस को फायदा है। लेकिन इस सीट पे आपको एक गौर करनी होगी। आप उधर देख रहे हैं जो हरियाणा में सीटें, वहाँ ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को मजबूत लोग बता रहे हैं और लग भी रहा है, और शहरी में बीजेपी लग। आपको यहाँ लगता है, यहाँ चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, मुझे हर जगह बीजेपी जो है ना वो मजबूत पोजीशन में लग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रिजल्ट बदलने वाला है। नहीं, जिस तरह से हम बात अभी कर लेते हैं कि एक एससी वर्ग नाराज था, जाट नाराज था, पंजाबी कहीं ना कहीं उसके साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था कि भाई कांग्रेस प्रत्याशी पंजाबी है, उसको एज मिलेगा। तो गांव और शहर में कहीं, शहर में ज़्यादा एज था या गांव में, मुकाबले यदि एक तुलनात्मक अध्ययन कर ले तो? नहीं, शहर की बात जैसे आप कर रहे हो, तो शहर में भी मतलब वो बराबर सही था, ऐसा कोई विशेष शहर में या गाँव में नहीं था। और जो आप जो बात कर रहे हो, उसी की वजह से तो हम उसको 34% वोट मिले थे पिछली बार कांग्रेस को, उससे 45% तक भी मान तो रहे हैं, 43 पे ले जा रहे हैं, 9% बढ़ा रहे हैं, और मैक्सिमम 45-45% पे ले जा रहे हैं। तो वो जो 9-10-11% का जो मार्जिन है, वो आप जो कह रहे हो, उसी बात को ध्यान में रख के हम उसको बढ़ा के दे रहे हैं। चौधरी साहब, एक बात ये भी थी कि जैसे मेवात में 2 लाख की आप लीड बता रहे हैं कि वहाँ पे कांग्रेस को मिल रही है, रेवाड़ी में पिछली बार करीब 84,000 की लीड थी बीजेपी प्रत्याशी के सामने, तो उसमें कोई डेंट लग रहा है या क्या दिख रहा है यदि हम इंडिविजुअली रेवाड़ी की बात करें? क्योंकि रेवाड़ी अब की बार कैप्टन अजय यादव नहीं चुनाव लड़े थे, अहिर कैंडिडेट नहीं था, क्या उसका फायदा राविंद्रजीत को मिल पाया है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात सहमत हूँ। अगर अहिर कैंडिडेट होता तो थोड़ा ज़्यादा नुकसान में समझता बीजेपी को होता। 85,101 वोट की लीड थी, मुझे याद है, और 85,101 की यहाँ से थी, बाबर से जो है ना वो 89,999 वोट की लीड थी, यानी पूरे 90,000। वो जो लीड है वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से 10-11% जो है ना वो जो वोट बढ़ रहा है उससे थोड़ी कम हो रही है। अदरवाइज 60% पे यहाँ भी वहाँ भी बीजेपी रहने वाली है। और वो जो बता रहा हूँ एंटी इनकम 10-11%, वो उतनी लीड कम हो पाएगी, इससे ज़्यादा लीड कम नहीं हो पाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि 11% के आसपास जो बावल और रेवाड़ी में दोनों जगह डेड लग। अब पटौदी की बात करें, पटौदी में भी काफी तरह से ये कहा जा रहा है कि उस मुकाबले में कांग्रेस को वोट नहीं मिला जो कि उम्मीद की जा रही थी एससी या बीजेपी को काफी हद तक वहां पर वोट हुआ है। लेकिन तमाम तरह की कयास भी लगाए कि जरावता का क्या रोल था, वो तमाम तरह की बातें थी, क्या उसका कोई असर देखने को मिला? नहीं, पटौदी विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, पटौदी विधानसभा जो है ना वो हमेशा ही बीजेपी को वोट ज़्यादा देती है। यानी अब जो चुनाव जो हुए हैं, पिछली बार ही पटौदी विधानसभा के लिए विधानसभा से जिससे सबसे ज़्यादा वोट परसेंट में पटौदी से जो है बीजेपी को वोट ज़्यादा मिले थे, इस बार भी वही रहने वाला है। मैं मान रहा हूँ 27% वोट कांग्रेस को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि 65 से अबाउ 68 तक जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा, और रिजल्ट आए तो आप देख लेना, ये रहेगा मेरा ये अनुमान। अच्छा, एक बात कर रहे थे, 9 विधानसभा में सबसे अव्वल आपके हिसाब से जो राव के साथ कौन सा विधानसभा सीट ऐसी है जो सबसे ज्यादा मुखर होकर खड़ी हुई दिखाई दे रही है आपकी? नहीं, पटौदी है, उसमें नो डाउट। पटौदी विधानसभा से ही वोट परसेंट जो आप उसी को तो मुखर माने हो, जहाँ से वोट ज़्यादा आ रहे हैं, तो पटौदी विधानसभा ऐसी होगी जो वोट परसेंट में सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को देगी। बाकी वो गुड़गांव और सब जगह से ठीक वो है, लेकिन मतलब पटौदी विधानसभा से परसेंटेज में सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट आएंगे। और पटौदी विधानसभा का उसको मैं बता दूंगा आपको कि पटौदी में एक और भी कारण है, 37% जो है ना अहिर वोटर हैं। बाउल में 33% वोटर हैं अहिर वोटर। रेवाड़ी में 31% अहिर वोटर हैं। गुड़गांव में 27% अहिर वोटर हैं। तो सबसे टॉप में अहिर वोटर 37% पटौदी में ही हैं। तो उसका एज राव साहब को बिल्कुल नो डाउट।
अब बाउल विधानसभा की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाउल विधानसभा में इतना परसेंट कांग्रेस ले जाएगी, इतना परसेंट कांग्रेस ले जाएगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि 90,000 वोट 95,000 वोट इस बार फिर जो है ना बीजेपी को मिलेंगे। पिछली बार 1,16,000 वोट मिले थे और 26,500 वोट जो है ना वो कांग्रेस को मिले थे। वो 89-90,000 की लीड थी। इस बार भी 95,000 वोट बीजेपी ले जाएगी और जो कम हो रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी 10-11% का है। चौधरी साहब, जिस तरह से अब लोकसभा में यह समीकरण, क्या इसका असर विधानसभा में कुछ दिखाई देगा? इस पूरे जो सीन जो दिख रहा है, जो परसेंटेज का, एंटी इनकम्बेंसी का जो दिखाई दे रहा है, जो जातीय समीकरण जो गठजोड़ है, क्या इसका विधानसभा में देखने को मिलेगा इसका असर? अमित भाई, आप काफी समझदार हैं, हमारी आपकी बात पहले हुई है। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल एकदम से अलग ट्रेंड होता है। अभी विधानसभा का चुनाव आने दो, क्या माहौल होगा, क्या कौन कहाँ से जाएगा वो देखो, तो वो थोड़ा सा इंडिविजुअल चुनाव होता है। अमित भाई खड़ा है तो मैं अमित को वोट करूंगा। अब लोग ऊपर देखने पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और मैं आपको बताऊं, कुछ भी कहें, मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर वोट। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, मोदी, गुरुग्राम लोकसभा की बात करें, मोदी बड़ा फैक्टर या राव बड़ा फैक्टर? नहीं, यहाँ गुड़गांव की बात अगर मैं करूँ तो दोनों ही बातें हैं। राव जी का भी एक बड़ा फैक्टर है और मोदी जी का फैक्टर है, और इसीलिए जो है ना ये मजबूत स्थिति में। आप गुड़गांव सीट हरियाणा की सबसे सेफ सीट है बीजेपी की, और लोग अगर मान लीजिए अगर इसमें रिजल्ट बदलता है तो फिर तो बहुत ही आश्चर्य की बात होगी। अभी आज एक हम सर्वे देख रहे थे जो तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, कहीं ना कहीं वो काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग 2,000-3,000 लोग वोट कर रहे हैं, उसमें 60 से 70% 10 की 10 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे। आप इस आंकड़े से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं किसी के आंकड़े से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो आप मीडिया बंधुओं के आंकड़ों से भी इत्तेफाक नहीं रखता, न ही जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो लेते हैं उनसे। मेरा तो अपना आंकड़ा अलग है और वो आप जानते हैं। मुझे बहुत, हमने देखा है आपके आंकड़ों में दुरुस्त आए। मेरा आंकड़ा मेरी कैलकुलेशन पे है। मुझे पता है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कहीं जाता आता नहीं हूँ, आपको पता है। लेकिन आप खुद कहते हैं कि आपके आंकड़े जो है बड़े सटीक होते हैं, और मुझे तो कई बार आपसे बात होती है, मैं कहता हूँ आप तो मीडिया के लोग हैं, हर जगह आपके पास मैकेनिज्म है, आपको नेटवर्क है। मेरा तो कोई नेटवर्क भी नहीं, मैं किसी से पूछ के कोई धारणा नहीं बनाता हूँ या किसी के कहने सुनने से। तो फाइनल में राव साहब कितने वोट से लीड करें, मिनिमम कितने से? मेरा ये मानना है कि मिनिमम जो है ना वो 80-90 हज़ार की लीड तो है ही है। जब ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे आप कह रहे हो ये अगर ये हुआ और वो हुआ, अगर ये वाकई वोट में तब्दील हुआ है तो 80-90 हज़ार से लीड कम नहीं होगी। ऊपर ये लीड कितनी जाएगी उस बात में मेरा ध्यान नहीं है। हो सकता है ये 1.5 लाख तक जाए इस बार। मेरा ये मानना है कि हरियाणा में किसी भी सीट पे 2 लाख या 2 लाख से अधिक की जीत नहीं होगी, और 1 लाख या 1 लाख से ऊपर की जो जीत होने वाली है उनमें 3-4 सीटें हैं। करनाल में 1 लाख से, ये गुड़गांव में है, रोहतक में है और सिरसा में है। ये 4 सीटें हैं जहाँ पे 1 लाख की होगी। बाकी सब जगह जो ना नैरो मार्जिन रहेगा और टफ मुकाबला है। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल भी 1 लाख से ऊपर जीत सकते हैं। देखिए, जिस तरह से चौधरी जो चरण सिंह जी, उनका दावा है कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पे कहीं ना कहीं जो भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री राव इंद्र सिंह 80 से 90, कम से कम 80 से 90 हज़ार वोट से वो जीत रहे हैं। वहीं लगातार सबसे बड़ी जीत का दावा करें कि सिरसा, क्योंकि सिरसा जो बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें भी कहीं ना कहीं बेहद कम मार्जिन उन्हें जीत का दिखाया गया कि 20 से 25 हज़ार से। लेकिन जो हमारे साथ मौजूद है सैफुल चौधरी चरण सिंह, उनका दावा है कि सबसे बड़ी जीत सिरसा में कुमारी शैलजा वहां से जीत दर्ज करेगी। वही क्योंकि लगातार जानने के लोग चाहते हैं कि रोहतक का क्या हाल है, कि रोहतक सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी हरियाणा की। हरियाणा ही नहीं, देश की मीडिया भी जानना चाहता है कि आखिर रोहतक के क्या हाल है। और कहीं नहीं, कोसली विधानसभा पर सबका फोकस था, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की जीत में बेहद अहम भूमिका अदा की थी कोसली विधानसभा सीट ने। तो ऐसे में रोहतक लोकसभा सीट के क्या समीकरण है, जानते हैं आखिर क्या है। सर, क्या देखते हैं रोहतक में? रोहतक में जो कोसली जो विधानसभा है उसमें पिछली बार 75,000 के ऊपर लीड जो ना कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने ली थी। इस बार वो लीड नहीं है, लेकिन ये लीड जो है ना ये भी ऐसा भी नहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेरा ये अनुमान है कि 30-40 हज़ार की लीड फिर से आ रही है, लेकिन उधर से जो है ना वो लीड अच्छी ले रहे हैं। 1-2 जगह लीड उनकी कम है, कलानौर में लीड कम है और झज्जर में भी कम है, लेकिन वो बाकी जो जगह से अच्छी लीड ले रहे हैं और उस लीड की वजह से आराम से कंफर्टेबली दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा आसानी से जीत दर्ज कर रहे हैं, और पिछली बार जिस तरह महज 7503 वोट से
हार का सामना करना पड़ा था, कहीं न कहीं इस बार वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिरसा भी कांग्रेस जीती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि हमसे जो सटी हुई सीट है महेंद्रगढ़ भिवानी, लगातार क्योंकि राव दान सिंह जो महेंद्रगढ़ के विधायक हैं वो चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, क्योंकि अहीर मतदाताओं पर काफी कुछ निर्भर करता है महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर। अहीर मतदाताओं की ओर से को चैनलाइज करने के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्र सिंह खुद महेंद्रगढ़ के कई जनसभाओं में पहुंचे थे और कहीं ना कहीं चैनलाइज करने का प्रयास पूरी तरह से करते हुए दिखाई दिए थे और दावा कर दिया था कि कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ से भिवानी जो चौधरी धर्मवीर है वो जीतेंगे। अब ऐसे में बात करते हैं कि वहां पर क्या हाल रहेंगे सर? मैं भिवानी की पहले कह चुका हूँ, धर्मवीर जो है ना वो मजबूत है, नो डाउट। अब एक बात सोचो, 4 सीट अहीर बेल्ट की है, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़। इन चारों सीटों में दान सिंह जो है ना वो बहुत आगे नहीं है, बल्कि धर्मवीर मुझे आगे लग रहे हैं। अटेली से मेरा ये मानना है कि 25,000 की लीड मिनिमम धर्मवीर को आएगी। महेंद्रगढ़ में अच्छा मुकाबला है, महेंद्रगढ़ से दान सिंह 10,000 की लीड ले सकते, 10,000 की लीड मुझे नहीं लग रही। नांगल चौधरी में भी अगर आप बराबर भी मान लेते हो तो नारनौल में लीड बीजेपी ले रही है, ठीक है। तो यहाँ से जब अहीर बेल्ट में जब ये दान सिंह का एरिया है, इलाका है, यहाँ से दान सिंह को पर लीड आ रही है। एक बारड़ा जो है ना विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर दान सिंह अच्छी मजबूत पोजीशन में है। लोहारों में भी लगभग बराबर 5,500 की लीड ये ले सकते हैं दान सिंह, और दादरी में 5,000 की लीड है। लेकिन भिवानी में धर्मवीर जी जो है ना वो अच्छी मजबूत पोजीशन में है, और मेरा ये मानना है कि भिवानी से 40,000 की लीड उनकी धर्मवीर की आएगी। चौधरी साहब, आप तमाम बातें करते हैं कि अहीर में कहीं ना कहीं उनको कम वोट मिल रही है दान सिंह को अपेक्षा करते, क्योंकि अहीर कैंडिडेट है, शायद मिलनी चाहिए। लेकिन जिस समीकरण की बात होती है कि जाट, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 कंस्टिट्यूएंसी जाट बाहुल है, एससी मतदाता भी उसमें इंक्लूड है, तो कहीं ना कहीं जब वोट करेंगे कहीं ना कहीं उनको एज नहीं मिलेगा। मैं बारड़ा इसीलिए तो बात कर रहा हूँ। बारड़ा जो विधानसभा है वो हरियाणा की पहली विधानसभा है जहां पर जाट वोटर सबसे अधिक मात्रा में, यानी सबसे अधिक संख्या में वोट परसेंट है, तो वहां से लीड आ रही है। बारड़ा हरियाणा की पहली विधानसभा है जहां पर जाटों के वोट सबसे ज्यादा है, तो वो लीड उनको मिल रही है वहां से। और वो पहले जेजेपी की एमएलए थी, आपको पता है, तो वो वहां से लीड आ रही है। लेकिन ये जो लीड आएगी वो भिवानी और तोशाम का जो इलाका है वो दोनों इलाके उस लीड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि वो बराबर हो जाएगा लेवल। और जो बच गई अटेली और नांगल चौधरी और ये जो 4 सीट बच गई, यहाँ इन 4 सीटों में 10-20 हज़ार की लीड मुझे लग रही है धर्मवीर की है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धर्मवीर जी चुनाव जीत रहे हैं और जीत का मार्जिन अधिक नहीं है। जो समीक्षा बैठक में बात रखी गई थी, करीब 80,000 की लीड बताई गई है धर्मवीर को, आप इसको किस तरह से देखते हैं? 80,000 से जीतता हुआ दिखाया गया है कि धर्मवीर 80,000 से जीत रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं इस लीड को? नहीं, 80,000 की हो सकता है 80,000 की जीत हो जाए, लेकिन मेरा यह मैं तो मिनिमम पे वो करता हूँ, तो मुझे लगता है कि 20-30 हज़ार की जीत मुझे धर्मवीर जी की दिखाई दे रही है। बाकी तो रिजल्ट बताएगा। कहीं ना कहीं सोनीपत और भिवानी दोनों फंसी हुई है बीजेपी के लिए सीट। हाँ, इसमें नहीं, भिवानी की सीट को मैं फंसी हुई नहीं बता रहा, यानी कि जहां मुझे ये लगता है कि चाहे एक वोट से बीजेपी की जीत हो, वो जीत होगी, तो मैं बीजेपी की कन्फर्म मान रहा हूँ। शुरू से आपको मैं मैसेज भेज रहा था, कन्फर्म सीट मुझे बीजेपी की लग रही है, भिवानी भी और हिसार भी, रिजल्ट चाहे जो भी हो। सोनीपत में है, उसको मैं कह सकता हूँ सीट फंसी हुई है, लेकिन भिवानी हिसार दोनों सीटें बीजेपी को जाएंगी। मतलब बात कर ले तो रोहतक, सिरसा और सोनीपत, 3 सीट कांग्रेस को आप कंफर्म बता रहे हैं? हाँ, 3 सीट कांग्रेस की कंफर्म ही है, वो तो बिल्कुल कंफर्म है ही, और लगभग ये सीट सोनीपत की भी कांग्रेस को जाएगी। मोदी का फैक्टर अभी भी काम कर रहा है, बावजूद उसके 3 सीट लूज करना, किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी 3 सीट लूज कर रही है? नहीं, इसको मोदी की बात नहीं है, ये एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है 10 साल में, और मोदी फैक्टर तो सारे देश में है। अगर मोदी फैक्टर नहीं हो तो ये परिणाम कुछ और ही होते। मैं भी ये कह सकता हूँ मोदी फैक्टर नहीं है, लेकिन ये मोदी फैक्टर ही है, मोदी का ही मैजिक है जो सीट आ रही है। मतलब ये कहें कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है मोदी फैक्टर पे ही जीत। हाँ, नो डाउट, सारे कैंडिडेट, पूरे इंडिया की बात, भारत की बात मैं करूँ तो कैंडिडेट जो चुनाव जीत के आ रहे हैं, जो सीटें जो बीजेपी की आएंगी वो मोदी फैक्टर की वजह से ही आएंगे। अब जो है वो एक परसेप्शन है, अब 100 आदमियों से कहीं पूछ लो, अभी वो प्रधानमंत्री कौन हो? मोदी मोदी मोदी, यानी कि आपको 60-70 आदमी जरूर कहेंगे मोदी, तो फिर मोदी फैक्टर तो है ही, तो कैसे मानोगे? अब 3 सीट जीत के बाद, क्योंकि 3 सीट एक बड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अच्छी कमबैक कहा जा सके, 10 में से 3 सीट जीतना। विधानसभा, हालांकि अभी 2 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव, क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं कमबैक करती हुई दिखाई देगी 3 सीट के बाद? कहीं एनर्जाइज तो रहेगी 3 सीट जीतने के बाद? नहीं, विधानसभा के इलेक्शन के मैं पहले कह चुका, विधानसभा का चुनाव आने दो,
पहली बात तो ये लोकसभा का रिजल्ट आने दो, क्या पोजीशन रहने वाली है। फिर उसके बाद विधानसभा का जो चुनाव आएगा, कौन कहाँ जाएगा, ये अभी बदलाव होगा, देखना आप। बीजेपी से भी लोग उधर जाएंगे, कांग्रेस से भी लोग उधर जाएंगे, वो सारा होगा चुनाव के बाद। और वो फिर वो परिदृश्य देखेंगे उस टाइम, क्या माहौल है, किसका माहौल है। अगर आज विधानसभा का चुनाव आप करा दो, मेरा अनुमान ये किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ चौधरी चरण सैफुल्लाह। लगातार कई वर्षों से लगातार चुनावी जो गुना भाग है उस पर काम करते हैं। कई हद तक उनके जो आंकड़े आते हैं वो कहीं ना कहीं सटीक होते हुए भी दिखाई देते हैं। उनकी ओर से बताया जा रहा है कि 3 सीट जहां कांग्रेस कंफर्म रूप से जीत रही है, निश्चित रूप से जीत रही है, वहीं 7 सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि असल परिणाम 4 जून को घोषित होंगे, उसके बाद कहा जाएगा आखिर असल रिजल्ट क्या है। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि आंकड़े तो आंकड़े होते हैं और तमाम जो गुना भाग है वो किया जाता है, क्योंकि जो सफोलॉजिस्ट होते हैं, पत्रकार, तो उनका काम भी यही होता है। कितने दुरुस्त होंगे 4 जून को खुलासा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार हरियाणा में बेहद कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल दिखाई दिया था, अब कांग्रेस पूरी तरह से मुकाबले में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वहीं क्योंकि मैच कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में इसका भी परिणाम बिल्कुल देखने को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कितना असर रहेगा वह भी देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोकसभा के परिणाम आएंगे विधानसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट होते हुए जरूर दिखाई देंगे। नमस्कार।